किस्मत बाजार की किस्मत से अलग नहीं है और हो सकता है कि बाजार में जितनी गिरावट आए, जितनी उथल-पुथल आप देख रहे हो, आपको ये घबराहट हो कि आपके निवेश को लेकर भी ये उतार चढ़ाव बना रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बाजार में गिरावट से आपका फंड बिल्कुल प्रभावित ना हो, ऐसा भी नहीं है। इसीलिए बाजार की चाल को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है और इसीलिए योर मनी की हमेशा यही कोशिश होती है कि बाजार से जुड़ी जितनी बारीकियां हैं हम आपको समझाएं। आप निवेश तो करते हैं, लेकिन निवेश का असर बाजार की चाल पर कैसे पड़ेगा, ये आपको योर मनी हमेशा समझाता रहेगा। हमारा मकसद ही यही है। लेकिन चलिए आज शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। 1 अप्रैल से होंगे पैन कार्ड, रियल एस्टेट, जीएसटी, बैंक, म्यूचुअल फंड, ईपीएफ और रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़े बदलाव और योर मनी से आप जानिए ये बदलाव क्या है अहम। आईसीआईसीआई प्रो ने लॉन्च किया भारत कंजम्पशन स्कीम, जानिए क्या स्कीम को करना चाहिए सब्सक्राइब। और आज जो भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, फेसबुक पर देख रहे हो या टीवी पर लाइव, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लाइव अपने सवाल डालिए कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। शो की शुरुआत करें। आपको बताएं कि आपको निवेश को लेकर क्या रणनीति अपनानी चाहिए। उससे पहले अगले महीने से आप क्या क्या बदलाव देखेंगे। 1 अप्रैल से आपको क्या क्या नई बदलावों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, रियल एस्टेट हो, आपका पैन कार्ड हो या ईपीएफ हो। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं म्यूचुअल फंड से जुड़े सेबी के नियमों के बारे में और इसमें हम आपको बताएं कि जिस तरह से टोटल एक्सपेंस रेशियो के बारे में आपने चर्चा अब तक सुनी है, तो 1 अप्रैल 2019 से टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है 2.25% हो जाएगा, यानी 2.25% पर ये चार्ज किया जाएगा और ये चार्ज निवेशकों से वसूला जाएगा क्लियरली। साथ ही आपको बता दें कि जो क्लोज एंडेड स्कीम होंगी उन पर टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है लगभग 1.25% लगाने का नियम लागू हो जाएगा और ये इक्विटी स्कीम से अगर हम बात करें तो ये टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है केवल 1% का होगा। तो म्यूचुअल फंड में निवेश से जुड़ा ये अहम बदलाव है जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपने अब तक शेयर अपने डीमैट नहीं करवाए हैं तो आपको 31 मार्च तक अपने सारे फिजिकल शेयर्स को डीमैट करवा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके सारे फिजिकल शेयर्स बेकार माने जाएंगे। आपको अपने जितने भी शेयर्स हैं उनको डीमैट कराना होगा। फिजिकल सर्टिफिकेट के तौर पर शेयर को डीमैट में आपको बदलना होगा। इसकी डेडलाइन 31 मार्च है और 1 अप्रैल 2019 से केवल डीमैटेड फॉर्म के शेयर ही आपके खाते में माने जाएंगे। हम अगर आगे बढ़े और लोन की बात करें तो बैंक लोन दर जो है एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक कर दी जाएगी। ये नियम भी लागू हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 से और आरबीआई नियमों के तहत एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक इसको करना होगा। लेकिन बात करते हैं अब पीएफ ट्रांसफर की, जहां पर आपको थोड़ी राहत मिल सकती है। नौकरी बदलने पर अलग से आवेदन आपको नहीं देना होगा। पीएफ ट्रांसफर के लिए अलग से अर्जी से आपको छुट्टी मिल जाएगी और पीएफ खाता ट्रांसफर करने के लिए अलग से अर्जी की जरूरत नहीं देनी पड़ेगी। ईपीएफओ का नया सिस्टम अगले महीने से ये लागू हो जाएगा। इसके अलावा आपकी कहीं ना कहीं बचत भी हो रही है। बिजली के जो मीटर हैं वो प्रीपेड हो जाएंगे। अब जितनी बिजली इस्तेमाल आपको करनी है उतना ही रिचार्ज आपको कराना होगा। इसके अलावा अगर हम घरों पर जीएसटी की बात करें तो यहाँ पर भी नियम बदलाव हो रहा है 1 अप्रैल से घरों में लगने वाले जीएसटी के जो नियम है वो लागू हो जाएंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए लगभग 1.5 करोड़ के टर्नओवर की सीमा यहाँ तय की गई है। साथ ही जीएसटी रजिस्टर कराने के लिए टर्नओवर सीमा 40 लाख है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जीएसटी में हम देखेंगे कि सस्ते जो घर हैं उसमें 1% जीएसटी लगेगा। फिलहाल ये दर 8% की है और दूसरी कैटेगरीज के जो घर है उन पर भी जीएसटी 12% से घटकर 5% लग जाएगा। तो ये वो कुल मिलाकर बदलाव जो 1 अप्रैल 2019 से लागू हो जाएंगे। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं और अब रुख करते हैं सवालों की ओर और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं वेल्थ बीइंग एडवाइजर के अमित कुकरेजा। अमित, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका शो पर। गुड इवनिंग कविता, थैंक यू।
चलिए हम दर्शकों के सवाल लें उससे पहले भारत कंजम्पशन स्कीम के बारे में बात करेंगे जो कि आईसीआईसीआई प्रो ने लॉन्च की है। कुछ खासियत इस स्कीम के बारे में अगर हम दर्शकों को बताना चाहें तो 9 अप्रैल तक आप इस स्कीम में सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन के लिए खुली है दरअसल 9 अप्रैल तक, और स्कीम का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स है। और स्कीम में डायरेक्ट और रेगुलर 2 तरह के प्लान होंगे, और जहां तक निवेश के विकल्प की बात है, ग्रोथ और डिविडेंड विकल्प का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अलॉटमेंट के 12 महीनों के अंदर निकासी अगर आप करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। और अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें तो रजत चंदक और धर्मेश कक्कर फंड मैनेजर हैं इसके। एफएमसीजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे शेयरों में इस स्कीम का फोकस होगा, और दरअसल भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर भरोसा जताते हुए ये कंजम्पशन स्कीम लॉन्च की गई है। लेकिन क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए, ये तो हम एक्सपर्ट से ही जानना चाहेंगे। तो अमित, आपका व्यू क्या है? मेरा व्यू, कविता, इस टॉपिक पे हमेशा एक फिक्स्ड या सेट व्यू रहता है। वो यही है कि जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स इम्पॉर्टेंट हैं उसकी पूर्ति के लिए आप अच्छे प्रोडक्ट से अपने पोर्टफोलियो में चयन कीजिए। जिन प्रोडक्ट्स ने पास्ट में अच्छा कॉस्ट इफेक्टिव, अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दिया है, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अवेलेबल है, जिनके फंड मैनेजर की हिस्ट्री अवेलेबल है, जिन्होंने कंसिस्टेंटली इंडेक्स को या इंडेक्स के या उस कैटेगरी के एवरेज को बीट किया है, उन प्रोडक्ट से ही पहले अपने पोर्टफोलियो में सिलेक्शन करके फिटमेंट कीजिए, क्योंकि वो ही टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट हैं जो आपके फाइनेंशियल गोल्स की फुलफिलमेंट में हेल्प करेंगे। अब कोई भी ऐसी नई स्कीम, इनका ऑब्जेक्टिव अच्छा हो सकता है, इनका ऑब्जेक्टिव बहुत नया हो सकता है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड कॉल से ये चीज़ें लॉन्च हो सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से जो एक आम आदमी होता है उसको टाइम टेस्टेड प्रोडक्ट से ही अपनी फाइनेंशियल गोल की फुलफिलमेंट करनी चाहिए। मेरा ओपिनियन यही है कि जो इस टाइप के प्रोडक्ट में रिस्क ले सकता है वो ले ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को असलियत में मैं ये बोलूँगा कि 2 या 3 साल तक ऑब्जर्व करना चाहिए कोई भी नई स्कीम को। उस स्कीम का परफॉर्मेंस देखना चाहिए कि क्या वो एवरेज को या इंडेक्स को कंसिस्टेंटली बीट कर रहा है। हाँ का उद्देश्य है इस फंड का। हम हमेशा भारत की ग्रोथ स्टोरी पे अमित बेट लगाते हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से भारत कंजम्पशन स्कीम का फोकस भी इसी पर है। डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से अगर हम इसमें कुछ कॉन्सेंट्रेटेड निवेश करना चाहें तो क्या वो नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए आपके पास और भी बेहतर थीम्स हैं या सेक्टर हैं, जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये एक ऐसी ज़रूरत वाली स्कीम है जो हमारे इंडिया में हमेशा बनी रहेगी। या इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वाली थीम, उसमें ज़रूरत भी है, ये अच्छा करेगी। कंजम्पशन स्टोरी भी अच्छी है, मेरे ख्याल से मिलेनियल्स की ये कंट्री है तो कंजम्पशन स्टोरी भी अच्छी तरह से फिट होगी, लेकिन परफॉर्मेंस देखने के बाद मैं इसको ऐड करूँगा। ऑलराइट, चलिए तो हमने डिस्कशन कर लिया है भारत कंजम्पशन स्कीम पर, और अमित के मुताबिक आप अगर इसमें निवेश करना चाहते हैं तो करें, लेकिन 2 से 3 साल इसकी परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी ट्रैक रखनी होगी। हालांकि डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से बहुत सारे विकल्प हैं निवेश के जहां पर आप ध्यान दे सकते हैं। दर्शक अपने सवाल लगातार हमसे अब पूछ रहे हैं, फेसबुक पे हो या ईमेल के जरिए हो, और इस कड़ी में अनिल चौहान हमारे पहले दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे साथ। अनिल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ और मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है जो कि मैंने अपने मेल में आपको मेंशन किया है जी। तो ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे को सेफ स्टडी रिटर्न मिलता रहे और जो टैक्स एफिशिएंट हो, और ये जो फंड्स में मैंने इन्वेस्ट किया है ये क्या मेरे को चेंज करने की जरूरत है? ओके मैं एक बार बता दूं, आपका जो निवेश है रिलायंस इक्विटी हाइब्रिड फंड में 5 लाख, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में लगभग 2.5 लाख, और एसडब्ल्यूपी के जरिए आप किसी बेहतर फंड में एसआईपी की रणनीति समझना चाहते हैं और आप रिटायर हो चुके हैं। इसके अलावा, इस निवेश के अलावा आपने क्या और भी कहीं पर निवेश किया हुआ है जहां आपको रेगुलर इनकम मिल रही है? जी हाँ, मैंने सीनियर सिटीजन में इन्वेस्ट किया हुआ है टू द मैक्स विच इज 15 लाख। ठीक है, तो यहाँ आपको एक नियमित आय भी चाहिए इस निवेश से, और साथ ही आप टैक्स बचत भी चाहते हैं? जी हाँ, बेसिकली जो ये जो जी चलिए, यहाँ पे तकनीकी दिक्कत शायद हमें आ गई है, लेकिन कमोबेश हमें सवाल तो समझ में आ गया है। तो अमित, क्या सलाह होगी?
जी, देखिए इन्होंने सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अपने पोर्टफोलियो में ऐड की है, वो एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सीनियर सिटीजन्स के लिए। मैं इनको ये बोलूँगा कि इनको इस कैपिटल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो इस इक्विटी स्कीम से ये पैसे निकाल लें और इसको किसी डेट फंड स्कीम में अच्छे से इन्वेस्ट कर लें। थोड़ा सा इक्विटी एलोकेशन पोर्टफोलियो के लिए ज़रूरी होता है क्योंकि वो हमको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स देता है इन द लॉन्ग रन, लेकिन इनका कैपिटल इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ से अगर ये 7.5 लाख रुपए निकाल सकते हैं तो ये LIC की वृद्ध व्यय वंदन योजना है उसमें लगा सकते हैं, उसमें भी वो 15 लाख रुपए तक पैसा लगा सकते हैं। 15 लाख ये सीनियर सिटीजन में लगा चुके हैं, उससे उनको 8.3% का एनुअल यील्ड मिलेगा जो गारंटीड है। LIC एक बहुत सिक्योर कंपनी है, उनका ये पेंशन प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इससे इनको 8.3% और 8.7% का रिटर्न मिलेगा, तो इनकी कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेगी और टैक्सेबल इनकम ज़्यादा भी नहीं बनेगी। ऑलराइट, अनिल जी आप फोन लाइन पर क्या है मेरे साथ? चलिए, यहाँ पर शायद संपर्क इनसे टूट गया है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इन्हें आपकी सलाह जरूर समझ ली है। आगे बढ़ते हैं और अब हम जुड़ना चाहेंगे हमारे अगले दर्शक दिनेश कुमार से। क्या ये फोन लाइन पर हैं हमारे साथ? चलिए कोशिश करते हैं कि इन्हें हम फोन लाइन पे लाएं, लेकिन उससे पहले इनका सवाल हमारे पास है। 52 साल की इनकी उम्र है और अमित इनका जो निवेश है वो UTI ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड में है। इस बीच दिनेश कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे भी जुड़ गए हैं। दिनेश जी नमस्कार, आपका सवाल हम योर मनी पर ले रहे हैं और आपने SBI के 3 फंड्स पोर्टफोलियो में शामिल किए हैं। स्मॉल कैप फंड है, SBI फोकस फंड है, ब्लू चिप फंड है, ICICI मल्टी एसेट फंड भी है और UTI का ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स फंड भी पोर्टफोलियो में शामिल किया है। आपको 2026 तक 1 करोड़ रुपए जुटाने हैं। तो मैं ये समझ रही हूँ कि ये जो निवेश है आपका, जो करंट पोर्टफोलियो है, ये रिटायरमेंट के लिए आपने जोड़ रखा है? जी 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 ठीक है। इस पोर्टफोलियो से आपको नियमित आय भी चाहिए होगी? मैडम आवाज नहीं आ रही है। रेगुलर इनकम भी आप चाहेंगे इस पोर्टफोलियो में से? हाँ, रेगुलर इनकम भी हो जाए। ओके, ऑलराइट। अमित, क्या आप इनको मार्गदर्शन दे पाएंगे? इनका जो सबसे पहले इनका जो सिलेक्शन है, फंड सिलेक्शन, कंसिडरिंग कि ये भी 52 साल के हैं और थोड़ा अब क्योंकि ये रिटायरमेंट के नजदीक हो रहे हैं, तो क्या इन्हें इस पोर्टफोलियो में, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड है, पूरी तरह बरकरार रखना चाहिए अपना निवेश, या अब वक्त आ गया है कि ये धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दें? देखिए इनके पास 8 साल हैं। हाँ। जब ये रिटायर होंगे और ये 8 साल में 1 करोड़ रुपया एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो क्लियरली इक्विटी फंड में ही इनको निवेश करना चाहिए। मैं यहाँ जानना चाहूंगी ये निवेश कब से कर रहे हैं, क्योंकि अगर अभी अभी शुरू किया होगा तब थोड़ा सा टारगेट अचीव करना मुश्किल हो पाएगा। लेकिन दिनेश कुमार जी, ये निवेश की शुरुआत आपने कब से की है? मैम हो गया 2 साल। 2 ही साल हुए हैं, तो लगभग 50 की उम्र से इन्होंने शुरुआत की है, तो 60 तक तो 10 साल का ही निवेश होगा अमित 1 करोड़ के लिए। जी हाँ, तो इनको अगर हम 10 साल का होराइजन रखें तो 50,000 रुपए महीना तो इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। किसी ऐसी स्कीम में या ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ स्कीम में जो आपको 12 से 13% रिटर्न पर एनम देंगे, उसी से ही उनको कंपाउंडिंग बेनिफिट मिलेगा। तो पहली बात, इनको इतना इन्वेस्टेबल सरप्लस होना चाहिए कि ये इतना सेव कर सकें। करेंटली ये 23,000 रुपए मंथली सेव कर रहे हैं, तो इस मंथली सेविंग से तो शायद ही ये 1 करोड़ का टारगेट अचीव कर पाएंगे। या तो ये अपना टारगेट लोअर करें या ये अपनी इन्वेस्टेबल सरप्लस को बढ़ाएं। और इन्होंने ना बड़े सारे फैंसी फंड्स पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। मैं इनको यही सुझाव दूंगा कि बहुत बेसिक टाइम टेस्टेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स को ऐड करिए। मैं 2-3 नाम बता देता हूं, जैसे मिराई एसेट इंडिया इक्विटी फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड, कैनारा रोबेको इमर्जिंग इक्विटी फंड। ये स्कीम्स हमेशा कंसिस्टेंटली रिटर्न्स देते आ रहे हैं और ये मल्टी कैप स्कीम्स हैं। इसमें फंड मैनेजर कॉल लेता है कि उनको बैंकिंग स्पेस में एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए या थीमेटिक स्पेस में या किसी स्मॉल कैप का या मिड कैप का या मल्टी कैप का। तो इन्वेस्टर थोड़ा सा रिलैक्स रहता है और इन लोगों की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही है। अगर ये इन 3 स्कीम में अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें, बाकी जो SIPs चल रही हैं उनको स्टॉप कर दें, रिडीम ना करें, 1-2 साल के लिए छोड़ दें। SBI ब्लू चिप में जो इन्होंने 1 लाख रुपए सेव किया हुआ है उसको भी
छोड़ दें, उसमें रिडीम ना करें और धीरे धीरे न्यू स्कीम्स में अपने एसआईपी के थ्रू एक्यूमुलेशन करना शुरू कर दें। जितना हो सके डायरेक्ट प्लान में रहें और जितना हो सके साल में या 2 साल में स्कीम्स की परफॉर्मेंस को रिव्यू करें और चेंजेस करते रहें। लेकिन इक्विटी एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, तभी इनका एक्यूमुलेशन अचीव हो पाएगा। तो हमें तब ये बताएं कि आपने कहा है कि जो अभी मौजूदा पोर्टफोलियो है उसमें ये निवेश को रिडीम ना करें, उसमें बने रहें, लेकिन अब 60 के बाद तो इन्हें रिडम्पशन या एसडब्ल्यूपी तो करना ही होगा, तो वो कैसे करेंगे ये? उसके साथ साथ जो आपने 2 फंड सुझाए हैं उनमें भी क्या निवेश बरकरार रखें? जी देखिए 60 के बाद इनको पूरा पोर्टफोलियो चेंज करना पड़ेगा। इनकी जो भी मंथली एक्सपेंस की रिक्वायरमेंट होगी उसके आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि इनका फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए, क्या इनके पास इक्विटी एक्सपोजर की थोड़ी कैपेसिटी है कि नहीं है, और उस समय जो भी टैक्स एफिशिएंट प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे, जैसे SCSS और LIC की हम बात कर रहे थे पिछले सवाल में, अगर उस टाइम भी ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे और इनके रिटर्न्स अच्छे होंगे तो हम उनमें पैसा लगाएंगे। 8 साल के बाद की जो कॉल है वो अभी नहीं ले सकते हैं, लेकिन 8 साल की एक्यूमुलेशन की कॉल हम अभी ले सकते हैं। ऑलराइट, दिनेश जी आप फोन लाइन पर हैं मेरे साथ? ओके हाँ मैडम। और उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई है। कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नो थैंक यू मैडम। चलिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आपको 60 के बाद अपना पोर्टफोलियो बदलना है, याद रखिएगा। नमन रस्तोगी का सवाल हम लेंगे। और इनके पिता रिटायर हो चुके हैं और खर्च के लिए नियमित आय की ज़रूरत है, और जो इनके पास मूल रकम फिलहाल हाथ में है वो 20 लाख की है, और इस पैसे को लेकर ये कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। शायद इनका रिटायरमेंट का कॉर्पस है। HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड में 3 से 5 साल के लिए क्या बना रहना सही होगा? और साथ ही ये पूछ रहे हैं कि क्या फंड में से 17,500 का पे आउट हर महीने अगर लेना हो तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होगी? अमित, बहुत क्लैरिटी नहीं है सवाल को लेकर, लेकिन फिलहाल क्योंकि स्पेसिफिक सवाल है इनका HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड को लेकर, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या उन्हें ये पूरा 20 लाख का जो कॉर्पस है वो ही इसमें निवेश करना है या वो अलग जगह निवेशित है, वो क्लैरिटी नहीं है मेरे पास। लेकिन अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं कि ये 20 लाख रुपए जो इनके पास रकम है उसी को ये निवेश करना चाहते हैं बिना अपने प्रिंसिपल अमाउंट को खोए हुए, तो ये फंड कैसा है और रणनीति फिर क्या होनी चाहिए? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कविता। मैं कहता हूं हमेशा पोर्टफोलियो में सिंप्लिसिटी बनाए रखें। जो ज़रूरत है पहले उनको सिंपल प्रोडक्ट से फिल कीजिए। HDFC हाइब्रिड इक्विटी फंड एक बहुत अच्छा फंड है, वो बहुत सालों से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देता आ रहा है, लेकिन उसमें इक्विटी एक्सपोजर है, तो वॉलेटिलिटी उसका एक नेचर है। हो सकता है इस समय वो पीक पे है, हो सकता है 6 महीने के बाद उस पर NAV में गिरावट आ जाए। मैं चाहूँगा कि ये सर अपना पैसा पहले फिक्स्ड इनकम गारंटीड वेल प्रोटेक्टेड प्रोडक्ट्स में लगाएं। अगर इनके पास 20 लाख हाथ में है तो पहले सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में 15 लाख रुपए लगाएं, क्योंकि वहाँ पे 8.7% का रिटर्न मिल रहा है। अभी भी 31 मार्च तक ये रिटर्न इंटैक्ट है। अप्रैल में शायद मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद चेंज हो जाए, 31 मार्च से पहले निकाल सकते हैं तो निकाल के SCSS में लगा लें। बचा हुआ 5 लाख LIC व्यय बंधन योजना में लगा दें। और अगर किसी के पास 20 लाख के ऊपर है तो मैं ये बोलूँगा कि अगले 10 लाख भी LIC व्यय बंधन में लगाएं। 30 लाख तक इन दोनों सिक्योर प्रोडक्ट्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। उसके बाद डेट फंड स्कीम्स में जाएं और इंडेक्सेशन अवेल करें अगले 3 साल तक। उसके बाद भी अगर आपके पास सरप्लस है तो बैलेंस्ड फंड का 20% का एक्सपोजर ऐड कीजिए। इस तरह से आपको लेयर्स बना के पोर्टफोलियो सेटअप करना पड़ेगा, तभी आप एक कैपिटल प्रोटेक्टेड एंड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाला पोर्टफोलियो सेटअप कर पाएंगे। क्योंकि एक बुढ़ापे में भी आपको इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो चाहिए, पर आपको कैपिटल प्रोटेक्शन भी चाहिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन हर सीनियर सिटीजन को मैं सुझाव दूंगा कि ऐसे ही लेयर्स बना के चलाएं। अमित, मैं चाहती हूं कि आप LIC की जो व्यय बंधन योजना है ना उसको थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए पिछले साल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक LIC प्रोडक्ट को एनकरेज करते हुए अनाउंसमेंट की थी कि सीनियर सिटीजन के लिए हम 7.5 लाख रुपए तक LIC व्यय बंधन योजना में डाल सकते हैं, जो आपको 8% मंथली पेंशन दे सकता है, 8% पर एनम का। और अगर आप एनुअल पे आउट लेंगे तो वो 8.3% का
एनुअल पे आउट देगा। Okay. और उस स्कीम की इन्वेस्टमेंट अमाउंट को उन्होंने 7.5 से 15 लाख कर दिया था पिछले साल बजट की अनाउंसमेंट ठीक है। में। तो आपके पास वो 15 लाख हैं। 10 साल का लॉक इन होता है इस प्रोडक्ट में। 10 साल के बाद आपको प्रिंसिपल वापस दे दिया जाएगा, और एनुअल इंटरेस्ट या क्वार्टरली इंटरेस्ट या मंथली इंटरेस्ट आप चूज कर सकते हैं किस तरह का इंटरेस्ट पे आउट आपको चाहिए। ऑलराइट, तो ये हो गया नमन के सवाल का जवाब। लेकिन ऑलराइट, शो का आखिरी सवाल, और शुभम अग्रवाल हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। शुभम, गुड इवनिंग, बताएं क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम। जी मैम, एक क्वेश्चन था मेरा कि मैं एमएनसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। तो इसके लिए मैंने रिसर्च किया तो 2 फंड मेरे हाथ में आया, एक आदित्य बिरला का एमएनसी और एक यूटीआई का। पर आदित्य बिरला मेरे को बेटर लगा, पर मेरे पास ऑलरेडी आदित्य बिरला का एक टैक्स रिलीफ 96 फंड है। अच्छा, तो दोनों फंड को मैंने देखा तो 50% ओवरलैप कर रहा था, आदित्य बिरला का एमएनसी और टैक्स रिलीफ का 96। राइट, तो मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि एमएनसी आदित्य बिरला का लूं कि नहीं। मेरे को 50,000 इन्वेस्टमेंट करना है। ऑलराइट, सही जगह सवाल भेजा है, आपकी कंफ्यूजन को हम दूर करेंगे। अमित, एक गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इनकी उम्र केवल 24 साल की है। जिस तरह से इन्होंने अपने फंड को ट्रैक किया है वाकई उम्दा है, और मैं तारीफ करना चाहती हूँ इस बात की। लेकिन अब एमएनसी फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं। बहुत डायरेक्ट सवाल है, लेकिन समय मेरे पास कम है। अमित, तो क्या जवाब देंगे? बहुत सिंपल, शुभम को बोलूंगा एक अच्छा सा मल्टी कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दें। एमएनसी फंड की आइडिया को ड्रॉप कर दें। मेरा एसेट इंडिया इक्विटी फंड है, या फिर एक लार्ज एंड मिड कैप फंड कैनारा रुबैको इमर्जिंग इक्विटी को ऐड कर दें, और लमसम कर सकते हैं। इनका होराइजन अच्छा है, और इनको मैं बेस्ट विशेस दूंगा कि वो जल्दी से जल्दी अपना फर्स्ट करोड़ एक्यूमुलेट करें। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट शुभम इसको आपके लिए। और इसी के साथ अमित, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकाल कर आज तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। योर मनी में फिलहाल मुझे भी इजाजत दे, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। CNBC आवाज पर बने रहिए।